अब बरभिग्गा में जो है जन सहायता केंद्र चला रहे हैं। सरोकार केंद्र का मतलब हुआ ना, जो काम सरकार से नहीं होती है उसके लिए जन सरोकार की जरूरत पड़ती है। आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, इतनी ऊर्जा और जज्बा कहाँ से लाते हैं? जनता के कार्य में मैं यदि सफल रहता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उसी से मुझे भूख और प्यास सारी मिट जाती है और रात को मैं चैन से सो पाता हूँ। एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, सुनिए ना, उसमें तो बरभिग्गा को घूसखोरी का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन हमारे क्षेत्र की ये बीमारी है, अफसर घुसखोर हो गए हैं, लगाम नहीं है, जनप्रतिनिधि का लगाम नहीं है, रेट बहुत महंगा है, अफसर का रेट बहुत महंगा है। बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चलाने की स्थिति में हैं। हम लोग अपने घर में कैसे अपने वृद्ध दादाजी को आराम देते हैं, तो ऐसे ही जनता इस बार उनको आराम, मतलब एक अभिभावक के नाते उनको एकदम चाहते हैं, आराम देना चाहिए। रेस्ट, मतलब कि उनको रेस्ट अब करने की जरूरत है ही। जरूरत है। तो इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छा एक कॉर्पोरेट कैरियर चुन सकते थे। हम जहाँ तक थोड़ा रिसर्च किए हैं, अब छात्र राजनीति से सक्रिय हैं, तो युवाओं के लिए अभी के समय में सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? मेरा जो असेसमेंट है ये कह रहा है कि आप बरभिग्गा विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके नेता, सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी, उनका वोटर अधिकार यात्रा क्या इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम बदलने जा रहा है? आज ये साबित हो गया कि हम लोग हारते नहीं हैं, बल्कि वोट चोरी करके हमें हराया जाता है। प्रशांत किशोर के पार्टी को कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती मानती है? प्रशांत जी का असर बहुत ज्यादा नहीं है हमारे क्षेत्र में। मोदी के हनुमान को लेकर आपके क्या विचार है? हनुमान जी कभी अलग हुए हैं? नहीं हुए हैं, लेकिन ये तो हो जाते हैं ना। इनका कोई अस्थायी ये नहीं है। आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें पॉडकास्ट। मैं अमित कुमार। हम अपने इस खास एपिसोड में, इस खास शो में आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जो बिहार के बेहतरी के लिए कुछ उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, जो बिहार के बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ एक ऐसे ही युवा हैं जो कि बिहार के बेहतरी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। युवा उद्यमी हैं, विकलांग के लिए काम कर रहे हैं। पटना में वो अपने आवास को सेवा आश्रम बना रखे हैं, लोगों को जो आते हैं उनको जो वहाँ पर रहने की व्यवस्था देते हैं, जो इलाज के लिए पटना आते हैं, तथा युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भी काम कर रहे हैं। राजनीति में सक्रिय हैं। तो मेरे साथ हैं विकास कुमार वीर जी। नमस्कार। तो हम बातचीत शुरू करेंगे इनसे और बात करेंगे इनके लाइफ जर्नी के बारे में, किस तरीके से ये राजनीति में आगे आना चाहते हैं, किस तरीके से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, इस पर हमारे इनसे बात होगी। तो सर, हम शुरू करना चाहेंगे शुरू से। बिल्कुल। कि आपका बचपन कैसा? धन्यवाद, ये मेरी बहुत खुशी की बात है। मैं आप समूह के साथ अपने विचार साझा कर पा रहा हूँ, बहुत बहुत आभार। सर, पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? बचपन किस माहौल में बीता? हाँ, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक साधारण परिवार से शुरुआत हुई, लेकिन मेरे परिवार में अनुशासन और सेवा का माहौल शुरुआत दिनों से ही हमने जो देखा, उसी का असर मेरे जीवन पर पड़ा और मैं समाज सेवा की ओर प्रेरित हुआ। मेरे परिवार का माहौल एकदम अनुशासन से भरा पड़ा था। माता पिता जो थे आपके, वो क्या मतलब कर थे, मतलब किसान थे मेरे पिताजी किसान, छोटे मोटे व्यापार उन्होंने किया। मेरी माताजी सरकारी शिक्षिका रही। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है आपकी? कैसे, किस तरह का? मुख्य रूप से हमारी पढ़ाई लिखाई बरभिग्गा से हुई, जो कि शेखपुरा जिला में है। और फिर उसके बाद मैं पटना आ गया। पटना से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। तो आप इंजीनियरिंग किए हैं, तो इंजीनियरिंग करने के बाद अच्छा एक कॉर्पोरेट कैरियर चुन सकते थे, लेकिन आप समाज से और राजनीति, जो कि संघर्ष इसमें ज्यादा है राजनीति में, क्यों चुनना? ये बात तो आप एकदम सही कह रहे हैं। तो मैंने तो पहले ही जैसे बताया कि मेरे परिवार में सेवा का माहौल था। हम लोग जब बरभिग्गा में रहते थे
वो साल 2004 का ये दौर था जिस समय मतलब काफ़ी एक ये था कि लोगों को शहर आना जाना या जुड़ाव ऐसा नहीं था शहर से। तो लोग जब आते थे गांव से बरबीघा तो हम लोग स्वास्थ्य को लेकर लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस शहर में जब आप रहते हैं, निश्चित रूप से आप पटना में भी हैं, तो आपके यहाँ लोग पहुँचते हैं कि भाई रहने का एक व्यवस्था हो जाता है। और आप यहाँ यदि शहर में हैं तो आपका थोड़ा सा जान पहचान होता है, तो निश्चित रूप से आप लोग याद करते हैं। तो हम लोग भी बरबीघा में जब परिवार के साथ रहते थे तो गांव के लोग आते थे, आसपास के गांव के लोग आते थे, जो भी रिश्ते नाते जान पहचान के सब लोग आते थे। और मेरे माता पिताजी को मतलब कि सेवा करने का बड़ा ये था, हर किसी की मदद होती थी। तो उसका असर मेरे जीवन पे बहुत गहरा पड़ा और मैं भी समाज सेवा में मुख्य रूप से रोगियों के प्रति बहुत ही आस्था रखता हूँ। मैं उनकी सेवा करने के लिए कटिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। हम जहाँ तक थोड़ा रिसर्च किए हैं, अब छात्र राजनीति से सक्रिय हैं। जी बिल्कुल। जब मैं पटना आया तो और जब टेक्निकल कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, तो फिर मुझे बहुत सारी समस्याएं दिखी छात्रों के बीच। तो चूंकि मैं शुरू से ही एक दिमाग में एक बैठा हुआ था, राजनीतिक सोच हमारी शुरू से रही, लीडरशिप, जमात जितनी बड़ी हो लीडरशिप मैं करूँगा। कहने का मतलब हर किसी के लिए मतलब लीडरशिप सिर्फ कह के नहीं करना है, करके लीडरशिप को दिखाना है। मैं सबके लिए खड़ा रहता हूँ, सबके लिए लड़ने का मादा रखता हूँ। मेरे अंदर वो गट्स है कि मैं किसी भी परिस्थिति में लड़ सकता हूँ, भाग नहीं सकता हूँ। तो ऑटोमेटिक ये तो मतलब ऑटोमेटिक अपने आप बाय बॉर्न मुझे ये मिली कि मैं लीडरशिप ही करूँगा। और जब यहाँ स्टूडेंट की समस्याओं को देखा तो मैं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के लिए, या वो व्यक्तिगत किसी भी छात्र की समस्या हो या सामूहिक समस्या हो, मैं सरकार तक बातों को पहुँचाता था और कोशिश करके सफल भी होता था। मैं हमेशा सफल होते रहा। अच्छा। कारण जो भी हो, मैं हमारे इतने अच्छे सरोकार या मेरा व्यवहार ऐसा होता था कि मैं संघर्ष करते करते सफल भी होता था। अब राजनीति की शुरुआती दिनों कोई चुनौती, छात्र राजनीति का हो या उससे आगे का चुनौती जिसको आपको लगा हो कि थोड़ा मुश्किल है, फिर चुनौती कैसे तो आपको पार किया? जीवन भर, वो कल की बात हो या आज की बात हो या फिर परसों की बात हो, जीवन भर चुनौती तो लगी रहेगी। शुरुआती दिनों में भी मैं तो मतलब जब बताया लीडरशिप ही मतलब ये बाइबोर्न जब से होश संभाला बचपन में ही, तो मुझे लगा कि नहीं मैं लोगों के लिए कुछ करूं। तो चुनौतियां तो आपको मिलते ही रहेगी हमेशा, आज भी चुनौती है, कल भी चुनौती होगी। आप कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप पिछले कई चुनावों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा? उस अनुभव के आधार पर किस तरीके से आप अपने आप में बदलाव लाए? देखिए अनुभव के बाद आज बदलाव लाए कि इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो हमको सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी राजनीति की शुरुआत समाज सेवा से ही है। मुख्य रूप से हम सामाजिक विचारधारा के हैं और लोगों की मदद करना, पॉजिटिव वे में हम ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन छात्र नेतृत्वकर्ता के रूप में 2009 में हम जब कॉलेज में थे तो समय छात्र संघ का चुनाव हो रहा था। हमारी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अनिल शर्मा जी थे उस समय, और उनके नेतृत्व में छात्र संघ का चुनाव, वो एक अच्छे अध्यक्ष साबित हुए थे। वो भी संघर्ष कर रहे थे, पार्टी को नई ऊंचाई पे ले जा रहे थे। उस दौर में मैंने कार्य किया था छात्र संगठन के लिए, और पूरे यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेज वगैरह होते थे सब जगह जा जा के हम लोग अध्यक्ष बनवाने का काम करते थे। और उसमें हमने एक अच्छा सा ये किया था, एक अनुभव भी मिला था संगठन को चलाने का। पार्टी के नियमों से अवगत हुआ और उस समय से मैं काफ़ी प्रेरित हुआ। फिर उसी समय चुनाव वगैरह, विधानसभा फिर आ गए, तो उन सबों में भी हमारी सक्रियता रही। 2010 के विधानसभा चुनाव से मैं सक्रिय रहा हूँ। आप जो है अक्सर रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो युवाओं के लिए अभी के समय में सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? उनकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है जो पूरा होना चाहिए? युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, रोजगार। आज एनडीए की सरकार या नीतीश जी की सरकार, 20 साल का मौका मिला, कहाँ हैं हम? नीतीश जी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, सरकार हमारी बातें करते रहती है, लेकिन रोजगार की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बोल रहे 1 करोड़ रोजगार देंगे अगला 5 साल में। ये तो हमारे महागठबंधन की जब सरकार थी तो तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी का ये वादा किया था,
और स्टार्ट भी उन्होंने किया, 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया भी। ये एकदम एकदम 100% सत्य बात है। एक उनका स्टेटमेंट था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और फिर वो हम लोग महागठबंधन की सरकार हमारी रही नहीं, नीतीश जिसको जो थोड़ा बहुत जो उसी काम को आगे बढ़ाते रहे। आगे उन्होंने जो वादा किया हम उसकी बात नहीं, हम 20 साल की बात कर रहे हैं। आखिर हमारे राज्य में इतनी पलायन क्यों है? हमारे राज्य की 7.12% आबादी पलायन की ओर है। पूरी आबादी की 7.12% आबादी पलायन में है। इतना बड़ा पलायन आखिर क्यों? हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, आप बात कर रहे हैं छोटे मोटे इंडस्ट्री के लिए आप लोन दे रहे हैं, लेकिन वो कागज पे ही है। आप गौर कीजिए, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। पूरे बिहार में 3,386 इंडस्ट्री मात्र है, और वहीं हम दूसरे राज्यों की तुलना करें, गुजरात में 35,000 प्लस, तमिलनाडु में, कर्नाटका में 35,000 से 40,000 के आसपास इंडस्ट्री है। बिहार में 3,386 ही क्यों? 20 साल आपके पास मिला, कंटिन्यू 20 साल, इतना समय किसी को नहीं मिला बिहार में, नहीं मिला लगातार। और आज हम उस समय है जब हमारा जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी भी अच्छी स्थिति में कही जाती है। तो फिर आप रोजगार को लेके जब तक कॉन्शियस नहीं होंगे तब तक युवाओं के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। नहीं, एक चीज और है कि आप युवाओं को रोजगार से जोड़ने की लगातार कार्य कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मुझे है। तो आपने अभी कौन सा कार्य जमीनी स्तर पर युवाओं को रोजगार देने के लिए किया है? बिल्कुल, हम लोग जो काम करते हैं आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर ये कर रहे हैं, सरकार का तो जो समस्या आप बता रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पे हम लोग यही करते हैं। जो भी इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, बिहार में तो बहुत कम लोग हैं, बिहार के बाहर जो भी हमारे जान पहचान के, चूंकि जब सामाजिक और राजनीतिक जीवन में है तो दिन नए नए परिचय होते हैं, तो हम एक माध्यम बनते हैं। किन्हीं की भी इंडस्ट्री हो, किन्हीं की भी बड़ी संस्था हो, तो बिहार के युवाओं को, बहुत सारे लोग हैं बिहार के, बहुत सारे मेडिकल क्षेत्र में बड़े बड़े नाम हैं, तो मैं उनसे एक जो व्यक्तिगत रिलेशन के बाद मैं यहाँ के युवाओं को उनकी इंडस्ट्री में या उनके संस्थान में रोजगार दिलवाने का प्रयास करता हूँ। मेरा अपना कोई लोभ लाभ कहीं भी किसी भी व्यक्ति से अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन से कभी नहीं रहा है। हमारे जो भी व्यक्तिगत सरोकार बनते हैं, मैं उनसे युवाओं को जोड़ने का प्रयास करता हूँ और उन्हें रोजगार दिलवाने के लिए आग्रह करता हूँ। अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिलवा दिए होंगे? गिनती नहीं है, गिनती नहीं कर पाएगा। मैंने उनका डाटा तैयार नहीं किया। मैं किसी भी चीज को आंकड़ों में नहीं याद रखता हूँ। जो होता है मैं 100% अपना योगदान देता हूँ। काशी वेद बताऊँ, नहीं, आपने रोजगार की जब बात करी मैं बताता हूँ। पटना के शुरुआती दिनों में जब मैं आया था 2007 का आसपास, 7, तो युवा लोग आते थे उस समय, बेरोजगारी का आलम था। पढ़े लिखे युवा हमको अप्रोच करते थे, भाई आप मेरी कुछ नौकरी लगा दो, हो सके तो गार्ड की भी नौकरी लगा दो। तो मुझे याद है मैं उस समय जो है 1 साल में पटना में रहा था, साइकिल यूज करता था। मैं साइकिल पे बैठा के उनको गार्ड की नौकरी, सुपरवाइजर की नौकरी दिलवाने के लिए जो भी हमारे सरोकार के लोग होते थे उनको ले जाके मैं करवाया करता था। मैंने सैकड़ों युवाओं को, गार्ड की तो नहीं, मैं सुपरवाइजर के लिए प्रयास करता था कि वो अच्छे से पढ़े लिखे सब इंटर और ग्रेजुएट युवक होते थे, उनको मैं रोजगार दिलवाने में वो शुरुआती दिन थे जब मैं खुद छात्र था। धीरे धीरे दायरा बढ़ा, परिचय बढ़ा, तो आज जो भी है पूरे देश के लोग, मतलब हर जगह हमारी कनेक्टिविटी है। तो मैं जो भी लोग मिलते हैं जो प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं हाँ, पूरे देश में जो भी इंडस्ट्री, छोटे मोटे इंडस्ट्री जिनकी भी हो, पंजाब की बात कर लो, कर्नाटका की बात कर लो, तमिलनाडु की बात कर लो, बंगाल की बात कर लो, हर जगह हमारे फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरा एक ही सोच होता है कि मैं अपने बिहार के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। आपका अपना भी रिसेंटली कल की बात कर रहा हूँ, कल हमारे एक पंजाब के साथी मिले, हम लोग आ रहे थे बाहर से, तो पंजाब के साथी मिले, उनकी फैक्ट्री है। तो जैसे ही किन्हीं के बारे में सुनता हूँ कि फैक्ट्री है, तो मन में एक लगता है चलो एक अच्छे लोग से भेंट हुई और इनके यहाँ मैं कुछ लोगों को रोजगार दिलवाने में सक्षम हूँ। तो मेरा व्यक्तिगत प्रयास ही रहता है, क्योंकि मेरी खुद की तो इंडस्ट्री है नहीं, मैं तो किसी के साथ जुड़ के ही किसी को सहयोग कर सकता हूँ। आपका भी कुछ बिजनेस है? बिल्कुल, बिजनेस सच पूछिए तो मैं बिजनेस कभी किया नहीं हूँ, लेकिन आज की जो व्यवस्था है, जो स्थिति है, आप सामाजिक जीवन भी जीते हैं तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ही,
और दिल में एक शुरू से ही एक उमंग रहा कि मैं भी समाज के लिए कुछ कर पाऊं। तो आप शरीर से तो कर सकते हैं, तो कर ही रहे हैं, वो बहुत करते हैं लोग, लेकिन मेरे अंदर एक ये इच्छा थी कि मैं इतना सफल रहूं, इतना भर कर सकूं कि किसी को यदि कुछ बहुत ही इमरजेंसी की जरूरत हो तो मैं उसे 10-20 मदद कर सकूं। मेरी इच्छा ये रही, और इसके लिए मैंने साइड से व्यापार में क्या कि मैं व्यापार डायरेक्ट नहीं करता हूं। मेरी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है जो काम करती है। और जैसे मैंने व्यापार के ये भी बता दूं, मैं जब सक्रिय राजनीति में रहा तो मैंने ये मैन पावर मतलब सिक्योरिटी गार्ड, मैन पावर की एक कंपनी खड़ी करी, जिससे कि लोगों को रोजगार आसानी से मिलने लगे। ये मैंने 2018 में एस्टेब्लिश किया था, और उसमें आज सैकड़ों लोग काम करते हैं। काशी वेद वेदांत विद्यापीठ से आपका क्या जुड़ाव है? काशी वेदांग विद्यापीठ बनारस में एक हमारे सामाजिक बड़े भाई हैं, वो उनकी स्थापना उन्होंने किया, और वो बच्चों को वहाँ निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो मैं तो अवसर खोजा करता था हमेशा। आज परिस्थितियां भले अलग है कि मेरे पास उतनी सक्षमता नहीं है कि मैं सबकी मदद कर सकूं, लेकिन एक समय था मैं अवसर खोजता था कि मुझे कुछ मौका मिले कि मैं कहाँ कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं। तो उसी दौर में वो काशी वेद वेदांग विद्यापीठ से जुड़ा हुआ, और वहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, रहने की सहने की काशी में व्यवस्था बनारस में है। तो इसमें मेरा जुड़ाव रहा, और मैं उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देते रहता हूँ। अब फिल्म निर्माण क्षेत्र से भी जुड़े हैं, बिल्कुल इस क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या अभी तक किए हैं और क्या करना चाहते हैं? फिल्म निर्माण क्षेत्र से मैं पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और होता क्या है कि हमारा जो विचार हमेशा रहा ना कि कुछ करते रहना चाहिए, कुछ हमेशा नया खोजते रहने की मतलब हमारी सोच रही, कुछ क्या नया मतलब हो सके। तो मेरे मित्र फिल्म ये अभिनेता रहे, काम करते थे, तो उसी में हमें फिल्म निर्माण के भी क्षेत्र में जाना पड़ा। जब जरूरत पड़ी तो हमने फाइनेंस किया, और एज ए प्रोड्यूसर हम काम करते थे उसमें, और उसी में कुछ युवाओं को रोजगार भी मिल जाता था, कुछ युवाओं को मंच मिल जाता था। रिसेंटली मैंने इधर भी एक अपनी कंपनी बनाई, खुद की एक कंपनी बनाई, और उसमें मैंने 2 शॉर्ट फिल्म को मैंने ये लॉन्च किया। शॉर्ट फिल्म में मैंने अपने क्षेत्र में बड़बिघा के युवाओं के लिए पहली दफ़ा बड़बिघा में शॉर्ट फिल्म ही मैंने हिंदी में ये तैयार किया था, और मैंने वहाँ पहली दफ़ा शूटिंग किया, तो वहाँ के युवाओं को रोजगार मिला। निश्चित रूप से कुछ उससे जुड़े जो भी चीज़ें होती है उन सबको एक काम मिला। तो इच्छा बहुत होती है कि कुछ ना कुछ करते रहूं, जब भी मेरे पास कुछ होता है तो लगता है कुछ करूं जिससे कि किसी को मौका मिल सके। आप दिव्यांगों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, तो आपने क्या किया है अभी तक उनके लिए, और आगे कैसे किस तरीके से करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए दिव्यांग भाई लोग जो हैं वो समाज के लिए मतलब समाज में उनका बहुत ये होता है, दयनीय स्थिति होता है। तो मैं उनके लिए कुछ करता विशेष नहीं हूँ। मैंने एक प्रयास यही किया कि जो भी लोग जिनके कृत्रिम ये लगाने की जरूरत पड़ती है, मैं देखता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी देखता हूँ तो मैंने अपॉर्चुनिटी है उनको मतलब सहयोग के तौर पे यही हुआ कि उनको मैं एड्रेस बताता हूँ, वहाँ तक ले जाता हूँ। और बिहार के हर जिले से लोग हमसे कनेक्ट हैं। मैं तो ऑफर करता हूँ कि जब भी हो तो आप हमें बोलो, मैं आपके साथ चल के जिनके पैर कटे हो, जिनके हाथ कटे हो, मैं जाके उनके कृत्रिम अंग लगवाता हूँ। और ये संस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मैं अपनी निजी रूप से कुछ यदि खर्च दवा में करना पड़ता है तो मैं करता हूँ, लेकिन कृत्रिम पैर वगैरह जो है संस्था से मिलती है। और मैं ऑपरेशन वगैरह बहुत लोगों का करवाया हूँ देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ जो संस्था से ही चलती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक माध्यम बनता हूँ, और उसमें यदि मेरा थोड़ा बहुत ये कंट्रीब्यूशन हो जाता है तो हो जाता है। ये माध्यम बनना भी बड़ी बात है। हाँ, मैं समय दिया हूँ। हाँ, मैं समय दिया हूँ। मैं बता दूं, मैं समय देता हूँ। मैं समय दिया हूँ। लोग आते थे पटना, उनको देखा हुआ नहीं रहता था, तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा के उनको जगह तक ले जाना। आज तो बहुत सारे हैंड्स हो गए हैं, हर जिले में हमारे लोग लगभग हो चुके हैं। वो अपना आते हैं, टेलीफोनिक मतलब ये मैं कर देता हूँ, और सहयोग होता है सब कुछ। अब बरभिग्गा में जो है जन सहायता केंद्र चला रहे हैं, जन सरोकार केंद्र चला रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है और कैसे काम करता है? हाँ, जन सरोकार केंद्र का मतलब हुआ ना, जो काम सरकार से नहीं होती है
उसके लिए जन सरोकार की जरूरत पड़ती है। छोटी छोटी चीजें, आपका आधार कार्ड नहीं बन रहा हो, पैन कार्ड नहीं बन रहा हो, आप वृद्ध हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको बैंक की दिक्कतें हैं, आप स्वास्थ्य विभाग में आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इस तरह की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, इसके लिए मैंने जन सरोकार, हाँ, ग्रामीण एरिया के लोगों के लिए मैं देखा हूँ भाई, बहुत बहुत पीड़ा है, बहुत अंदर में बहुत पीड़ा है, मन के अंदर बहुत पीड़ा है। इतनी छोटी छोटी समस्याएं इतनी बड़ी रूप लेके कुछ लोगों के लिए आती है कि उनका जीवन बर्बाद लगता है। तो मैं इसके लिए मैं जन सरोकार केंद्र की स्थापना मैंने किया, और वो कोई ट्रस्ट और कोई एनजीओ नहीं, मैंने एक नाम दिया और एक नारा दिया, जो काम सरकार नहीं कर सकती वो जन सरोकार से होता है। वहाँ पे हमारे 5-10 साथी रहते हैं, और क्यों भी 24 घंटा कभी भी कोई जाए, वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, आप जाइए, बरबीघा में मुख्य सड़क पे वो जगह है, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी जरूरत, पूरे बिहार के लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, और मैं बिहार में अपने हर साथियों को कहता हूँ, और मेरे साथी आते भी हैं, वो दरवाजा हमेशा खुला है, पटना का दरवाजा हमेशा खुला है। यही है जन सरोकार केंद्र। हम वही पूछ रहे थे कि आप जो मरीज इलाज के लिए आते हैं पटना, हाँ, उनके लिए आप अपने आवास को, पटना स्थित आवास को सेवा आश्रम बना रखे, ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये सिलसिला वही 2008 से ही चल रहा है। जब मैं पटना आया था ना, तो उस समय पहले तो बहुत कम लोग अप्रोच करते थे, महीने 2 महीने में एक आध आदमी आते थे, तो मेरा भाव याद रहता था, आइए, रहिए, खाइए। मैं जब स्टूडेंट भी था तो मन में ना एक परिकल्पना होती थी, मैं कुछ अच्छे लीडर का ये सुनता था, देखता था कि MP MLA हो गए, उनका मैं देखा करता था, उनका सेवाश्रम, तो मैं सोचता था कि मैं भी पैसे थोड़े बहुत कमाऊंगा तो मैं भी सेवाश्रम बनाऊंगा। अभी बहुत कम है, मेरी सोच अभी बहुत ज्यादा है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, 10, 5, 20 लोग आ गए तो उनके लिए दिक्कत नहीं है। रोगी हो, स्टूडेंट हो, पटना एडमिशन के लिए आ जाओ, खुला दरवाजा है। रोजगार के लिए आए, नौकरी भी दूंगा, आपको रखूंगा भी, नौकरी दिलवा के ही आपको फिर फ्री करूंगा। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन मेरे सामने, मेरे आंख के सामने सब लोग जब रहते हैं तो मुझे सेवा करने में उत्साह बढ़ता है, मेरी नजरों के सामने वो बने रहते हैं। किसी युवा को नौकरी नहीं मिल रहा है, आप आके रहो पटना, वो पटना आए, हाँ, एकदम एकदम यही विकास जी के पास पहुंचे, 2 दिन समय दे उनको, वो कहीं न कहीं नजर के सामने आप रहेंगे तो निश्चित रूप से हम ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए मैं वो जगह बना के रखे हुए हूँ कि मेरे नजर के सामने, ताकि वो दिमाग में बना रहता है ना कि आदमी 2 दिन से बैठा हुआ, 3 दिन से बैठा हुआ, ताकि मैं इसकी सहायता कर सकूं। आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, इतनी ऊर्जा और जज्बा कहाँ से लाते हैं? जनता का प्यार, उनकी आंखों में एक चमक होती है, जब मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ तो उनकी आंखों में एक जो चमक होती है ना, वो मुझे ऊर्जा प्रदान करती है। सच बताऊं तो मैं यदि 18 घंटे भी काम करूं तो मुझे थकान नहीं होती है। जनता के कार्य में मैं यदि सफल रहता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, उसी से मुझे भूख और प्यास सारी मिट जाती है, और रात को मैं चैन से सो पाता हूँ। मैं यदि दिन भर की एक काउंटिंग करता हूँ कि आज मैंने कितने लोगों को सहायता किया, तो यदि अच्छे आंकड़े रहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मेरा कोई अपना निजी काम है नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं व्यापार नहीं करता, सिस्टम व्यापार करती है, और जो भी सिस्टम से जो कमाई होती है मैं उसको जन सेवा में लगाता हूँ, और ये मेरा पिछले 15 वर्षों का टारगेट रहा। मतलब 15 वर्षों से ये कर रहे हैं? हाँ, मैं आज तक 1 रुपया अपने घर में नहीं दिया हूँ। घर से मैं लिया हूँ। मेरी माँ शिक्षिका है, मेरे फादर किसान है, मेरे भाई इंजीनियर हैं, और मेरे परिवार का, मित्रों का, सबका सहयोग मुझे मिलता है सामाजिक जीवन में। मैं इस चीज में इतना रम चुका हूँ कि जो होता है ना, समर्पित हो जाना, तन समर्पित, मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित, तो कुछ इसमें है नहीं। यदि सेवा होती है उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। एक और चीज से अब जुड़े हुए हैं, जन संवाद यात्रा करके एक आप लोग करते हैं, उसका क्या विजन है उस यात्रा का? उससे देखिए, उस यात्रा का विजन है समाज संवाद यात्रा। समाज हाँ, समाज संवाद यात्रा। तो समाज की जो स्थिति है, समाज में जो वैमनस्यता है,
जो चीजें मतलब दिग्भ्रमित करके एक दूसरे को लड़वाया जा रहा है, उसके लिए समाज संवाद यात्रा है। संवाद स्थापित करके वैमनस्यता को खत्म करने का एक प्रयास है। और जो चीजें असंतुलित हो रही है, चीजें असंतुलित जो हो रही है समाज में, उसको संतुलित करने का एक प्रयास है। ईर्ष्या घृणा जो बढ़ रही है या जो हाँ, ईर्ष्या घृणा जो एक दूसरे के प्रति बढ़ रही है, उसको संतुलित करने का एक प्रयास है। ये हमारे बहुत सारे सीनियर लोग इसमें हैं, अच्छे अच्छे शिक्षाविद, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, हर कोई इस संवाद यात्रा को लीड कर रहे हैं। और हमें भी साथ काम करने का मौका मिला है, तो मैं भी थोड़ा उसमें भागीदारी निभाता हूँ। राजनीति में आलोचना और विरोध खूब होता है, इससे कैसे निपटते हैं? इतना दिन से है तो विरोध हुआ होगा, आगे भी होगा, तो कैसे इससे बिल्कुल, आलोचना विरोध तो पीठ पीछे होते ही रहता है, और इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आलोचना विरोध के लिए आप निश्चिंत रहिए। और यदि आप सच्चे हैं और अच्छे हैं तो मुंह पे आपको कोई नहीं बोलेगा, पीठ पीछे आपको हमेशा बोलेगा। उसके लिए हम हर व्यक्ति को निश्चिंत रहना चाहिए। कभी कोई बचा है आलोचना से? हाँ, नहीं, कोई नहीं बचा है, लेकिन राजनीति में थोड़ा ज्यादा होता है, कटु हो जाता है। किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे कार्य सारे सामाजिक और मतलब सकारात्मक होते हैं। मैं वो नेगेटिव ये में नहीं जाता हूँ, मैं नैरो माइंड का हूँ नहीं। मैं एक स्वतंत्र विचार रखता हूँ, और हमेशा जो सकारात्मक रहता हूँ, इससे मुझे कभी इस चीज को विशेष झेलना नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ, हर व्यक्ति की आलोचना होती है। जो जिंदा है आलोचना होगी, जो मर गया उसकी आलोचना नहीं होगी। तो आलोचना के लिए तो भाई निश्चिंत रहना होगा। मेरा जो असेसमेंट है, ये कह रहा है कि आप बरबीघा विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। चुनाव जो है सो बहुत खर्चीला है आज के समय में। बिल्कुल। करोड़ों रुपए, मतलब 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है एक विधानसभा चुनाव में। तो आप कैसे इसको देखते हैं, और कैसे आप नहीं, ये डिपेंड करता है, क्या ये है, डिपेंड करता है कैंडिडेट पे। मैं बता दूं, सबसे बड़ी चीज है, एक चीज तो जरूर आप समझते होंगे कि छवि और चरित्र। यदि ये चीज आपका है तो आप मतलब कि काफी मजबूत हैं। यदि आपके चरित्र अच्छे हैं तो आप काफी मजबूत हैं। तो मैंने शुरुआती दिनों से ही चरित्र पर विशेष ध्यान दिया, हमेशा गलत चीजों से बचने की कोशिश करी, और अपने चरित्र पे। और चरित्र आपको, जैसे राजनीति की जैसे आप बात करें, निश्चित रूप से बहुत खर्चीला है। मैं भी इधर जो 10 साल पहले स्थिति थी, 10-12 साल पहले जब स्थिति थी, जब मैं सक्रिय राजनीति में आया था, और आज की स्थिति काफी खराब है। अभी जो भाजपा वालों ने जो ये राजनीति को इतना महंगा बना दिया है ना, तो निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव तो हर किसी पे पड़ने वाला है, पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारी भी पार्टी में है, बहुत सारे पैसे वाले लोग आ जाते हैं। राजनीति का ये चुनाव का सीजन हुआ, पैसे वाले लोग आते हैं, और पैसे वाले लोग उसमें, उसको कहा जाए, सफल भी होते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी में ऐसा कोई कल्चर नहीं है, हमारी पार्टी में ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि पैसे पे टिकट मिलते हों। लेकिन आप कुछ लोग, कुछ अपभ्रंश ऐसे होते हैं जो कि पैसे आपसे लेके आपको सहयोग कर देते हैं, लेकिन आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता नहीं मिलती है। और मैं निश्चिंत हूं कि मैंने जो अपना समय ईमानदारी से जो मैंने लोगों के साथ खड़ा होने का जो कार्य किया है, यही हमारी सबसे से आप शायद पार्टी के साथ के लिए काम कर एकदम एक भी आदमी नहीं कह सकता है कि मैंने किसी का 1 रुपया या तो लिया है या फिर मैंने 1 रुपया खर्च भी करवाया है। मेरी एक अलग तरह की राजनीति है और सामाजिक जीवन है। मैं ना अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी खुद भरवाता हूं, और आपके काम में मैं खड़ा रहता हूं। मैं एकदम आलोचना से मैं बचने के लिए, कि यदि आपके काम नहीं भी हुए, किसी तरह से आपके काम करने में मैं सक्षम नहीं रहा, तो ये आलोचना से बचने के लिए मैं खुद के पैसे से सब दिन, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, मैं बोल रहा हूं, आपके माध्यम से सब लोग हमें देख रहे होंगे, देखेंगे, एक भी व्यक्ति का मैं तेल तक भी, यदि कोई होता है, भैया मैं तेल भरवा देता हूँ, गाड़ी कर देता हूँ, नहीं भैया, मैं जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं एकदम पूरा जीवन समर्पित है, तन समर्पित, मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। आपने बरबीघा में कांग्रेस के प्रखंड कार्यालय में कुछ निर्माण कार्य करवाया है, चारदीवारी वगैरह, उसके लेके आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप जो है सो
चुनाव लड़ना चाहते हैं इसीलिए। नहीं नहीं, ये आरोप इसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यदि कुछ लोगों को, चूंकि आज के समय की सच्चाई यही है कि ईमानदार होना सबसे बड़ा गुनाह है। यदि आप ईमानदारी से कुछ कार्य करते हैं तो आप पे शंका सबसे ज्यादा होती है। अभी की क्योंकि चीजें विपरीत है, लोग ज्यादा बेईमान, मतलब लोगों की सोच ऐसी हो गई है, तो हर जगह आपको छल कपट से गुजरना पड़ता है। मेरा कुछ ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि मैं राजनीतिक जीवन में हूँ, सामाजिक जीवन में हूँ, तो मुझे कुछ न कुछ क्रिएशन करते रहना चाहिए, या तो समाज के सहयोग से, या यदि आपकी जितनी जो क्षमता है तो आप खुद भी ये कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि बरबीघा के हमारे आते हैं श्री कृष्ण बाबू, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। इतने बड़े कद्दावर नेता, इतने बड़े महान शख्सियत, और उनके लिए एक छोटा सा एक मौका मिला, छोटा सा कार्य करने का, जो मैं इधर ही, मैं आज नहीं 4 वर्षों से मैं लगा हुआ था, 4 या पूरे 5 साल हो गए, कि श्री कृष्ण आश्रम जो बरबीघा प्रखंड कार्यालय कांग्रेस का होता है, उसकी 4 दीवारी और उसके बिल्डिंग दोनों ध्वस्त होने के कगार पे है। बिल्डिंग भी एकदम ध्वस्त होने के कगार पे है। मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी अवगत कराता रहा कि ये अनुमति मिले तो मैं इसे बना दूं। आज से नहीं, 5 साल से। एक मुहूर्त होता है, एक मौका मिलता है, आप चीजें चाहते हैं, हो नहीं पाती है। अचानक एक ऐसा माहौल हुआ, हमारे प्रखंड कार्यालय में चोरों का अड्डा, जुआरियों का अड्डा, शराबियों का अड्डा, हर तरह के कर्म कुकर्म वाले लोग वहां पहुंचते थे। एक दिन एक 100 को फेंक दिया गया। प्लानिंग हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन उस आनन फानन में लगा, अब इसको घेर देना है। और उसी दिन मैंने ईंट बालू गिरवा के और निर्माण कार्य अगले दिन लगवा दिया, क्योंकि हमारा आश्रम अशुद्ध होते जा रहा था। अब वो सुरक्षित है। और मैं, आप चहारदीवारी की बात कर रहे हैं, मैंने फिर एक दिन आनन फानन में जो भी चीजें होती है ना, क्योंकि हमारा सामाजिक जो कार्य होता है, मुझे सच में अस्त व्यस्त में रहता हूँ। मेरा कोई प्लानिंग नहीं होता है कि मेरे को प्लान करना है, ये करना है, कार्यक्रम करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आनंद फानन में मैंने कुछ कांग्रेसी साथियों को साथ मीटिंग बुलाई और कहा कि इसका ना एक दिन ये कर देना है, नींव रख देना है। अब ये तैयारी कीजिए कि आश्रम की नींव। अब रही बात चुनाव लड़ने और ना लड़ने की। चुनाव मैं अपने मन से लड़ने के लिए नहीं, मैं कई दफा होता है कि जो आपने आलोचना की बात करी ना, तो जब भी कुछ इस तरह की बातें आती हैं तो मैं बहुत ही निर्विवाद रहना चाहता हूँ। और मैं कभी कभी मन करता छोड़ो यार, मुझे क्या मतलब है, मैं तो सेवा ही कर रहा हूँ। लेकिन जो आपके साथ जो भी 10, 20, 50 जो भी आपके समर्थक और जो भी आपको चाहने वाले लोग हैं, उनकी दिली इच्छा है, यहाँ से नहीं, मेरे क्षेत्र से ही नहीं, पटना में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो हैं, वो चाहते हैं कि मैं सदन पहुंचूं। वो मुझे सदन में देखना चाहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यदि मैं सदन पहुंचूंगा तो कुछ राजनीति की दिशा और दशा बदलने का प्रयास करूंगा। सच बताइए, आपकी इच्छा नहीं है? देखिए, इच्छा तो मैं तो कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं भगवान मुझे इतना सामर्थ्य दें कि मैं जनता सेवा करता रहूं। और 20 साल का जो टेन्योर हुआ, मैं सामर्थ्यवान हुआ, जिस रूप में सामर्थ्यवान हुआ। मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, मेरी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुई, मेरा दायरा बढ़ा, मेरे नेटवर्क बढ़े, तो मैं लोगों की सहायता कर पाता हूं। लेकिन जितना भी करूं कम ही है, जितना भी करूं कम है। और मैं बता दूं, मैं हरनौत के गोनामा उच्च विद्यालय में, उस इलाके से सर गणेश दत्त सिंह जी आते थे। महान दानवीर माने जाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में उनका मकान यूज में होता है, और बहुत सारा उन्होंने चीज बिहार को दान किया। वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के गवर्नर होते थे जब ज्वाइंट ये होता था। दानवीर थे। तो मैं बचपन से 2 लोगों से प्रभावित हुआ हूं। एक सर गणेश दत्त जी, दूसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें मैं किताबों में पढ़ा करता था। बचपन में मैं किताबों में पढ़ा करता था, तो मन में एक कल्पना थी कि काश मैं भी मतलब ऐसा कुछ करता। और मैंने दोनों के आचरण को अपनाया। एक दानवीर वाला जो आचरण है कि मुझे ना, मैं अपनी कमाई का, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी कमाई का 75% हमेशा समाज में सहयोग करता रहूंगा। 25% में मैं अपना उपयोग करता हूं, और 75% में मैं बच्चे को भी पढ़ाता हूं। मैं हमेशा 1 से 2 बच्चों को पढ़ाते रहता हूं। कभी किसी की शादी हुई, और सारा चीज गुप्त तरीके से, मैं प्रचार नहीं करता।
मैं चीज़ों को प्रचारित नहीं करता, लोगों को बताता नहीं हूँ। जिसका मदद हुआ हम और वो जानते हैं। तो मैं हरनौत में जब सर गणेश दत्त जी की एक मतलब प्रतिमा और उनका एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, हमारे ही हैं सामाजिक हमारे परिवार से थे, मैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हरनौत विधानसभा में जाके मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पूरे निर्माण कार्य में मैं साथ रहा और उनके पीठ पे मैं खड़ा रहा कि जितना घटेगा मैं आपके साथ हूँ, और मैं खड़ा रहा। निर्माण पूरा हुआ, ये 2 साल 3 साल पहले की बात है। तो हरनौत में जाके मैंने जो कुछ भी किया तो वो कौन सा चुनाव लड़ने की तैयारी थी। तो जब मैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हूँ तो मुझे कुछ न कुछ करना होगा, क्रिएशन करना होगा, और वही मैं करते आ रहा हूँ। तो मतलब कि आरोप निराधार है। अब नहीं, करते आरोप नहीं, ये होता है लोगों की एक गॉसिप होती है कि कुछ लोग, ज्यादा नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े भैया के लोग बहुत अच्छे हैं। एक गॉसिप यदि कहीं से आती है तो वो एक बातचीत का एक ये हिस्सा है और कुछ नहीं। 2025 से 30 अगले 5 साल में अब बरबीघा को किस रूप में देखना चाहते हैं? बरबीघा को मैं विकास का मॉडल बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाइएगा? कोई वहाँ की जो प्लान होगा आपके? हाँ बिल्कुल, जो भी समस्याएं वहाँ की है उसमें सुधार करने। स्वास्थ्य क्षेत्र में समस्याएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं हैं, तो इस तरह की जो भी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, युवाओं की समस्याएं हैं, इन सबों को ध्यान में रखते हुए एक विकास का मॉडल तैयार किया जाएगा। जो भी चीजें अभी दिख रही है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो। बिल्डिंग बन गई, डॉक्टर नदारत, कॉलेजेज है, स्कूल है, प्रोफेसर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है। आप शिक्षा और स्वास्थ्य को जब तक सुधार नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। अगर बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में अगर 5 काम अगर आपको चुनना हो कि हम विधायक बनेंगे तो ये 5 काम करेंगे, तो वो क्या करना चाहेंगे? शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना, युवाओं के लिए रोजगार और उद्योग, भ्रष्टाचार खत्म करना, और सड़क और आधारभूत ढांचे का विकास। सड़क तो नीतीश बाबू कहते हैं बहुत बनवाए हैं हम, अभी सड़क के लिए ही सबसे ज्यादा गांव तक जोड़ने की जरूरत है। समस्याएं अभी भी है। आपके जो वर्तमान विधायक हैं उसके कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्या क्या उनमें कमी रह गई? विफल हैं, और सिर्फ फंड बांट के फंड कितने को आप दे सकते हैं? फंड से कितने लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं? जब तक मूलभूत समस्याओं से योजनाएं नहीं ला पा रहे हैं क्या वो? देखिए, एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य, मैं ये बात हमेशा कर रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि जनता से सीधे जुड़े रहना, उनसे सीधे संवाद करना, और आप सिर्फ चापाकल या फंड देके कल्याण नहीं कर सकते हैं। चापाकल से तो कल्याण नहीं होगा, पानी की किल्लत आजकल होने लगी है। बिहार निमित्त मात्र है, वो एक निमित्त मात्र है। यदि आप उसी को विकास कहते हैं तो मैं आपको विफल मानता हूँ। अच्छा, मैं एक आंकड़ा देता हूँ। हमारे बरबीघा में प्रतिष्ठित कॉलेज है भागलपुर विश्वविद्यालय का, मैं हल्ला करते आ रहा हूँ, तो खैर मैं तो विपक्ष में हूँ। क्यों नहीं अभी तक आप प्रोफेसर की नियुक्ति करवा पाए? कारण जो भी बना हो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा क्यों? हमारे बरबीघा में प्रतिष्ठित स्कूल है, हायर सेकेंडरी, अभी वो 10+2 स्कूल हो गया है। वहाँ भी स्टूडेंट की संख्या 2500 और शिक्षक नाम मात्र के। तो इतना शिक्षक कर रहे, बहाली हो रहा है, नहीं हो गया तो अभी तक आंकड़े नहीं छू पा रहे हैं। बहुत ही कमी अभी भी है। तो मतलब विधायक जी नहीं करवा पा रहे, चाहे तो ट्रांसफर तो कुछ करवा ही सकते हैं कुछ शिक्षक का। कोशिश करते रहनी चाहिए। हम समझते हैं कोशिश ही नहीं हुई। कोशिश ही नहीं हुई। पिछले बार जो है, पिछला चुनाव जो हुआ था 2020 में, आपके जो सुदर्शन कुमार जी हैं बहुत कम मार्जिन से जीते थे, मात्र 113 वोट से वो जीते थे। अब बरबीघा सीट जो है सो कांग्रेस का गढ़ रहा है, जो देख रहे थे, तो कहाँ कमी रह गई जो थोड़ा सा से मिस हो गई कांग्रेस? संगठन के स्तर पे कुछ कमी पाई गई, लेकिन उसे हम लोगों ने दुरुस्त कर लिया है, और इस बार बहुत ही बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे इस सीट को।
कांग्रेस के वो पारंपरिक सीट रही है। हाँ। लोग 65% जीतते रहे हैं आज़ादी के बाद। हाँ, हम देख रहे थे लगातार बिल्कुल। जी। तो 113 वोट की जो हार हुई उसे हम लोग हार नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ लेकिन चीजें आई, चूक कहीं हुई होगी, हाँ, संगठन स्तर पे थोड़ी बहुत चूक थी, तब उसको जिसे दुरुस्त कर लिया उसे गया है। दुरुस्त कर लिया गया है। इस बार और कोई हमारी हमारी पार्टी ये नहीं एकदम दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी का गांव भी आप ही के विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल। पड़ता है। बरबीघा उन्हीं का है। हाँ, और उसके बावजूद भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आप कह रहे कॉलेज में टीचर नहीं है, स्कूल में कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, गांव घर में अभी भी सड़कों का कनेक्टिविटी उस तरीके से नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या वजह है? वजह तो मैं बोल ही दिया कि जब तक आप जनता के बीच संवाद स्थापित नहीं करेंगे, गांव गांव देखेंगे नहीं, और आपका फोकस होना चाहिए अपने क्षेत्र पे पूर्ण रूप से, अन्य चीजों पे नहीं। तो जब तक अस्थिरता के साथ आप ये आज आजादी के इतने साल बीत गए, आज भी हम नली गली में जूझ रहे हैं। 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, आप काम कर रहे हैं, और आखिर क्यों नहीं अभी तक हम इसको कंप्लीट कर पाए हैं? सड़क क्योंकि पानी हमारा जो है ना बहुत ध्यान, आवश्यकता है ना। हमारा ध्यान ही नहीं रहता है, ध्यान अपने आप पे रहता है। आज के जो प्रतिनिधि जनरली ये जो हैं, उनका ध्यान अपने आप पे है, और जो लोग हैं कर रहे हैं काम, अच्छा काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, सुनिए ना, उसमें तो बरबीघा को घूसखोरी का स्वर्ग कहा जाता है, कहने में तो बड़ा, लेकिन जबकि बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, तो ये दो चीज कैसे हो सकता है? कहने में तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन हमारे क्षेत्र की ये बीमारी है। अफसर घुसखोर हो गए हैं, लगाम नहीं है, जनप्रतिनिधि का लगाम नहीं है, रेट बहुत महंगा है, अफसर का रेट बहुत महंगा है, घुसखोरी का रेट भरना है। बिल्कुल, घुसखोरी चरम पे है, और भ्रष्टाचार को खत्म करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। बरबीघा में जो है, हाँ, आपके विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, 22% दलित वोटर हैं। ठीक है। चिराग पासवान, जीताराम मांझी, अशोक चौधरी जैसे बड़ा चेहरा दलित का जो कहा जाता है बिहार में, वो एनडीए के साथ है। तो फिर ऐसे में चुनाव जीतने के आपके पास क्या रणनीति है? नहीं, हम लोग जाति की बात नहीं कर रहे, हम तो जमात की बात करते हैं। और रही बात, तो हमारे पास भी हर जाति के अच्छे बड़े बड़े लीडर हैं। तो हम लोग अशोक चौधरी जी हों या कोई जी हों, कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि अपनी जाति का पूरा वोट ट्रांसफर करवा सकते हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई सर्वमान्य नेता है ही नहीं कि अपनी जाति का सारा वोट। हम जो काम करते हैं, हमारे साथ हर जाति के लोग हैं, हर जाति के लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी में हैं। तो वोट हम लोग ऐसे, हम लोग जो काम करते हैं, जमात की जो बात करते हैं, उस आधार पे हम लोगों को वोट मिलेगा। जाति की राजनीति आप लोग नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारी पार्टी भी जाति की राजनीति नहीं करती है। सर्व समाज के सारी जाति के लोग हमारी पार्टी में हैं, और सारी जाति के अच्छे अच्छे नेता हमारी पार्टी में हैं। और हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जो जनता के बीच खड़े होने का कार्य कर रहे हैं, उस आधार पे हमें जनता चुनेगी, चुनते आई है, चुनेगी। जाति जनगणना के बात भी आप ही लोग करते हैं। अरे वो तो एक जाति गणना तो एक, ये जो भी दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए एक प्रयास है कि उनकी आवाज को मजबूत किया जाए, उनको सही हिस्सेदारी मिले, उनको उनकी जरूरतों को पूरा की जाए। और इसके अलावा तो और कुछ, आपके नेता, सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जी, उनका वोटर अधिकार यात्रा क्या इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम बदलने जा रहा है? जी हाँ, यह यात्रा गरीबों और युवाओं के लिए है, और निश्चित रूप से सभी के मन में एक नया संचार पैदा हुआ है, नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है, और हम लोग बहुत ही बड़े अंतर से इस चुनाव को जीत रहे हैं। राहुल जी की वोटर अधिकार यात्रा से मतलब माहौल बन गया है। ये साबित आज ये साबित हो गया कि हम लोग हारते नहीं हैं, बल्कि वोट चोरी करके हमें हराया जाता है। तो मतलब कि वोटर, जनता जाग चुकी है। हाँ, जनता जाग चुकी है, इस बार वोट चोरी नहीं होने दी। एकदम नहीं, एकदम खिलाफ है वो, जनता जाग चुकी है, अब एकदम सरकार के खिलाफ है।
जागरूक होने के बाद तो आप समझ सकते हैं नेपाल में क्या हुआ, आप देख रहे हैं। नेपाल में जो हुआ वो तो नहीं होना चाहिए ना वैसा। तो जनता, देखिए जनता जब जाग जाती है ना तो सब कुछ हो जाता है ना। जनता, जनता से बढ़ के कोई नहीं है। आज जनता समझ गई कि वोट चोरी हो रही है, तो आपको तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर के पार्टी को कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती मानती है और आपके क्षेत्र में उसका क्या प्रभाव है? उनका असर सीमित है और हमारे क्षेत्र में कोई खास प्रभाव नहीं है। हमारी लड़ाई एनडीए से ही है। प्रशांत जी का असर बहुत ज्यादा नहीं है हमारे क्षेत्र में। नहीं प्रभाव पड़ेगा, नहीं कोई विशेष। किसका वोट काटेंगे वो, एनडीए का कि इंडिया? वो हर चुनाव में नई नई पार्टियां आती है या कोई भी बहुत सारी पार्टियां खड़ी होती है, तो जो नाम मात्र का जो एक ये होता है, क्योंकि अब चुनाव लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो वोट आपको गलती से भी पड़ जाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी को मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में उनका प्रभाव सीमित है। मतलब उसको आप कम से कम अपने क्षेत्र में उनको चुनौती नहीं मानते हैं? नहीं, एकदम उनका प्रभाव सीमित है। राहुल गांधी जी को एक नेता के रूप में आप कैसे परिभाषित करेंगे? राहुल जी बहुत ही सच्चे और निडर नेता हैं, बहुत ही ईमानदार हैं और आज तो युवाओं के आइकॉन हैं, देश के हीरो हैं, हर कोई उनको चाहता है। खूब भीड़ जुटता है एकदम। हाँ, पहुंचते हैं वहाँ। वो सच्चे आदमी हैं और जब जनता के बीच में वो आ गए हैं, इस तरह से वो पिछले 3 साल से जनता के बीच में हैं। राहुल जी को सब समझ चुकी है, जनता मान चुकी है और उसका रिजल्ट धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। क्या बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चलाने की स्थिति में हैं? क्योंकि उन पर आरोप लगता है कि थोड़ा अब वो दिमाग चल रहे हैं, ये है। आपको क्या लगता है? नहीं, अब वो थक चुके हैं, एकदम नहीं, बहुत पहले ही थक चुके हैं। होता है, समय के साथ सबको आराम की जरूरत होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अब आराम की जरूरत है और निश्चित रूप से इस बार तो उनको जनता खुद आराम दे देगी। तो फर्ज बनता है 25 से 30, नहीं, इतना तो फर्ज बनता ही है। नहीं, हम लोग अपने घर में कैसे अपने वृद्ध दादाजी को आराम देते हैं, तो ऐसे ही जनता इस बार उनको आराम, मतलब एक अभिभावक के नाते उनको एकदम चाहते हैं, आराम, एकदम आराम देना चाहिए। रेस्ट, मतलब कि उनको रेस्ट अब करने की जरूरत है ही, जरूरत है। लेकिन जेडीयू वाले तो कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं, वो उनके नाम पे अपना ये कर रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो जनता मूड बना चुकी है, उनको आराम देने का मूड बना चुकी है। अभी जो लगातार रोज 3 दिन पर जो घोषणा कर रहे हैं नीतीश जी, उसका प्रभाव पड़ेगा क्या? ये तो डर है, भय है, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा था अभी कि ये चुनाव के वक्त में इतनी सारी घोषणाएं, इतने सारे वादे किए जा रहे हैं। 20 साल में आपने क्या किया, क्यों नहीं किया? अरे सरकार में है तो थोड़े बहुत तो कार्य करने ही पड़ेंगे। लेकिन जो मूल रूप से जो चीजें होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुआ? आज मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अभी हम लोग उद्यमी लोन ये देते हैं, वो सारे लोन जो 10 लाख का लोन दिया जाता है, इधर 11 सितंबर 10 लाख तक का है। हाँ, 10 लाख तक का। तो 11 सितंबर को भी एक शायद मैं नीतीश जी के, मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पे और कुछ देख पा रहा था कि इतने लोगों को 481 करोड़ रुपया बांटा गया, इतने महिलाओं के बीच। उद्योग कहाँ है? सिर्फ कागजात पे है। वो सारे लोन पास हो गए कागजात पे। उसकी जांच होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए, उद्योग लगा या नहीं लगा। मात्र 3,386 उद्योग हैं छोटे बड़े बिहार में, और बांटे गए कितने उद्योग अभी तक? मतलब पैसा बच रहा है लेकिन उससे उद्योग खड़ा नहीं होता है। उद्योग खड़ा होगा तब जो सही आदमी है उसको पैसे मिल नहीं रहे हैं। मैं भी तो इसी समाज में हूं ना। किस तरह के लोग आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं, कितनी परेशानी होती है उनको सहायता करने में, है ना। भ्रष्टाचारी चरम पे हैं, कितना झिझक करना पड़ता है, कितना लड़ना पड़ता है। एक हमेशा डर भी रहता है कि अब अधिकारी हम ही पे केस न कर दे, हम ही पे कुछ आरोप न लगा दे। आपको जब लड़ना पड़ता है और आप सत्ता से बाहर हैं तो आपको ये भी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है, आरोप न लगा दे। ऐसा भी होता है। के बावजूद हम लोग तो समाज में हैं और सामाजिक चीजों को लेके लड़ते ही रहते हैं। मोदी के हनुमान को लेकर आपके क्या विचार है, चिराग जी को लेकर? मोदी के हनुमान के बारे में ये सिर्फ राजनीति है। असली मुद्दों, बेरोजगारी, शिक्षा से भटकाने के लिए
ये सारी चीजें कही जाती है। एनडीए के साथ रहेंगे इस बार, कि फिर इस बार भी कहे कि मन डोलता रहता है ना उनका, राम जी से हनुमान जी कभी अलग हुए थे? तो मतलब नहीं अलग होंगे। नहीं, अलग हुए थे, अलग ये तो हमेशा कभी जो मन होता है सो करते हैं। हनुमान जी कभी अलग हुए हैं? नहीं नहीं हुए हैं, लेकिन ये तो हो जाते हैं ना। इनका इनका कोई अस्थाई ये नहीं है। वो अस्थाई है। भी के समय के लिए, वर्तमान समय में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है कांग्रेस पार्टी से हमेशा पूछी जाती है, ये है, आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार? देखिए, अभी तो इस बार जो है हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले बात है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं कि हम लोग जनता के बीच गए, जनता को सुने, जनता को समझे। अभी तो मीटिंग का दौर चल ही रहा है। ये तो अभी आने वाला समय, अभी देखिए आगे भी मीटिंग है ना। हम लोग नहीं मान रहे हैं, जनता के बीच से जो मैसेज आएगा उसी अनुसार सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। ऐसा कहीं कुछ मतलब अपने मुंह से नहीं बोलिएगा, जनता के बीच से जो मैसेज आया है सब लोग आपस में मिल बैठ के डिसीजन लेंगे। तेजस्वी जी हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, सब लोग मिल। तेजस्वी जी तो खुद कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे कई बार मंच से। इसमें कोई ये नहीं है, हम लोग इसमें उन पे ये नहीं कि भाई उनको बनने देना नहीं। जनता के बीच से जो मैसेज आया है उस पे विचार विमर्श हो रहा है और उसी के आधार पे तय किया जाएगा। सब रैपिड फायर राउंड में आते हैं। एक शब्द में किसी को कैसे डिफाइन कीजिएगा? आपके राजनीति के आदर्श नेता राहुल गांधी। लालू यादव को एक शब्द में कैसे डिफाइन करेंगे? संघर्षशील। पीएम मोदी को एक शब्द में क्या कहेंगे? प्रचारक। प्रशांत किशोर को एक शब्द में? रणनीतिकार। सुदर्शन कुमार के लिए एक शब्द? विफल। आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? अब इसको लव या अरेंज क्या कहें, हमारी मतलब परिचय में शादी हुई, लोग एक दूसरे को जानते थे। लव कम अरेंज हुई है? परिचय में शादी हुई उसको। अब अपनी राजनीति को एक शब्द में कैसे परिभाषित करेंगे? समर्पण। तो आपने सुना, अभी हमारे साथ थे विकास कुमार वीर जी, बरबीघा से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछले लगभग 20 साल से राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय हैं और समाज के लोगों के बेहतरी के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बीमार लोगों की मदद करना हो या लोगों को रोजगार दिलाना हो। इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और युवा उम्मीदवार हैं और ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे ही अन्य लोगों से हम आपको अगले एपिसोड में किसी दूसरे शख्सियत से मिलवाएंगे जो बिहार के बेहतरीन के लिए अच्छे कार्य कर लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।